हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो नई वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई हुआ था 2023 में, वहाँ तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बीपीएससी टीआरई 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास मैंने कराया हुआ आपको 3 घंटे का। साइंस वाले सेक्शन में मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स करा दिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स चलिए फटाफट हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी टीचर भर्ती 3.0 के लिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के पिछली बार बीपीएससी टीआरई जो 2.0 हुआ था वहाँ तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों को आंसर कमेंट करते चलना है। और हिस्ट्री वाला अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 घंटे का क्लास है और पूरा बीपीएससी टीआरई 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है। उसके बाद अगर पूछा जाए तो चाइना करता है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अच्छा, भारत जो है कितने देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है, तो 7 देशों के साथ करता है। आप जरूर याद रखेंगे। और सबसे छोटा स्थलीय सीमा जो है यह अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अच्छा, कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं जरा उंगली पर काउंट करेंगे। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा पर स्थिर शहर जो पूछा जाए कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का भोपाल है। और यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर में अवस्थित है, तो उत्तर में आपका आइजोल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत की एक नदी है माही नदी। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी आप जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर करवाते चलूं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र जो है इन नदियों में से किसका है, बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोनानी। पोनानी जो है इसका जो बेसिन एरिया है ये आपका 6186 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। इसका जो आपका ये जो आपका पोनानी का जल क्षेत्र जो है ये आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो यह केरल की नदी है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और यह नदी जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा कहाँ जाकर के गिरती है, तो अरब सागर में जाकर के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है फ्रेंड्स मैं वहीं आपको बताऊंगा। चलिए थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु जो है यह आपका C2 हो जाएगा, C2 टाइप की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। तो देखिए मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। सूखी सहिष्णु फसल के कारण। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है यह फ्रेंड्स 30% है। 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जो है बीपीएससी के द्वारा 30% दिया गया है।
देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसका विस्तार जो है दक्षिण भारत में है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक भी है, गुजरात भी है, तो वैसे ही इसका आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को कवर करेंगे, अन्यथा सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो फ्रेंड्स यह चट्टान जो है यह आपका अवसादी चट्टान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से फलीदार फसल जो होगा वो आपका दलहन जो हो जाएगा, ये फलीदार फसल है। और दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, साइंस वाले सेक्शन में प्रश्न बनता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ठीक है ना, और एक आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो होगा यह आपका सिलचर से पोरबंदर हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे उत्तर दक्षिण गलियारा पूछता तो श्रीनगर से कन्याकुमारी होता। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारे पूछेगा तब श्रीनगर से कन्याकुमारी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो ये जो स्थलाकृतियाँ हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो देखिए स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट यह स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं फ्रेंड्स, यह भूमिगत जल के द्वारा होता है। भूमिगत जल के रिसाव के द्वारा ये जो स्थलाकृतियाँ हैं यह बनती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत यंग फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं युवा बलित पर्वत का, तो इसमें आपका आल्प्स, रॉकी, एंडीज, हिमालय ये सब आते हैं। तो इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अरावली जो होगा, एंडीज और आल्प्सियन दिया गया है। अरावली जो होगा, अरावली प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। अच्छा, ये जो हिम रेखा है, स्नो लाइन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा होती है जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, इसी को हम लोग हिम रेखा कहते हैं। और न्यून हिम रेखा जो है यह इसमें से आल्प्स क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है यह किस पठार का आच्छादित है, तो इसमें से देखिए कर्क रेखा के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कांटेदार जंगल जो है ये नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर, तो फ्रेंड्स ये चलती है पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पता होगा आपको। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होती है, ठंड के दिनों में यानी कि शीतकाल में कश्मीर घाटी में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक तमिलनाडु में पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सीधे आप रिएक्टर पैमाना पर टिक मत लगाइएगा। गहनता पूछा गया है। गहनता नापने के लिए आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो मरकली पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे तीव्रता पूछता तो तीव्रता रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निस्सालन प्रक्रिया संबंधित है। निस्सालन प्रक्रिया संबंधित है।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निस्सालन आपका भारी वर्षा क्षेत्र और खनिज और मिट्टी से एक से अधिक, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा राज्य पूछा गया न कि केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ठीक है ना, 3 राज्य हो गया, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर मैंने बताया कि केंद्र शासित को जोड़ना नहीं है। तो ये 3 राज्य हो गए कौन कौन से जिसके साथ पाकिस्तान लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात के साथ, ठीक है। वहीं अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है ना। और त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह आपको भी पता है। तो 5 हो गया, तो 5 स्टेट बांग्लादेश का और 3 स्टेट पाकिस्तान का, यानी कि 8 स्टेट होना चाहिए। तो ऑप्शन में 8 नहीं दिख रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है कौन सा है, भारत का सबसे शुष्क स्थान इसमें से जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है, जायद फसल इसमें से आपका तरबूज जो होगा जायद फसल हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मगध एवं अंग के मैदान, तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब जायद फसल होते हैं, ध्यान रखिएगा। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, मगध और अंग के मैदान जो है यह मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं, तो फ्रेंड्स ये उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के, दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर आते हैं, आपको भी पता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति यानी कि प्रोन नहीं है, भूस्खलन प्रोन एरिया इसमें से कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आपका इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो पूर्वी घाट नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित जो होता है यह कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका गली कटाव, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा जो होती है ये कोरोमंडल तट पर होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, फलों एवं सब्जियों की खेती जो है यह बागवानी कहलाती है, बागवानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि जिसको बोलिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो उड़ीसा की है ये पोडू है, उड़ीसा की पोडू है। अच्छा झारखंड का पूछता है बड़ा, कुरुआ है झारखंड का, ठीक है। राजस्थान का वालरा है, तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू जो है यह किजिसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, सबसे ज़्यादा मोटा अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वे अवसादी शैल हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि चाप झील जिसको कि ऑक्सबो कहा जाता है, ऑक्सबो झील ये पाई जाती है, तो ऑक्सबो झील जो है यह पाई जाती है नदी घाटियों में, ठीक है ना। और देखिए ऑक्सबो झील की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेगूसराय का जो कांवर झील है, कांवर झील यह ऑक्सबो झील का एग्जाम्पल है। चलिए एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह राज्य आपका असम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए काजीरंगा और मानस आपको पता है असम में है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो है कौन सा कंट्री है, तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सुनहरा रेशा जिसको कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है, इससे अभिप्राय है
तो यह जूट से, तो यहाँ पर देखिए पटसन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य जो कारक हैं ये कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास हो जाएगा। जन्म, मृत्यु और प्रवास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। पल्सर जो है ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं पल्सर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर का नाम आपने जरूर सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर का नाम। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक के जनकदाता के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्रस्ताव रखा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी, चलिए बताइए। इस पर हुंडरू जलप्रपात है, आपको याद भी होगा। तो फ्रेंड्स यह आपका नागरी हो जाएगा, नागरी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना, और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये आपका मुंगेर में है। तो पहला और चौथा जो है ये बिहार में है, ठीक है ना। बाकी ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा, और गजनेर जो है, गजनेर कहाँ पर है, तो गजनेर राजस्थान में है। तो याद रखिएगा पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है ये 179 हैं, 179 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, और आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है यह आपका 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। यह आप पहले से भी जानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा होती है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है। और फ्रेंड्स देखिए ये आपका राइट आंसर कहाँ पर होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा बघेलखंड में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, मतलब नहीं लगा हुआ है, कौन सा, तो देखिए उत्तरकाशी, चमोली लगा हुआ है, अल्मोड़ा नहीं लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो फ्रेंड्स यह प्रशांत महासागर में यह प्रवाहित होती है एल नीनो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के में अंतर पाया जाता है। तो इसके बीच अंतर कितना है आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और जो यहाँ पर देखिए ग्रीनविच मीन टाइम है यानी कि माध्य समय है, इसके बीच 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो मैंने बताया है हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर जो है, यह आपका रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि
आप कहेंगे कि झारखंड में है यह, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सोच समझ करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। स्नो लाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए हिमालय के विभिन्न भागों में स्नो लाइन की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5500, उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, ठीक है ना, 6000 मीटर। कहाँ मैंने बताया? तो उत्तरी भाग में। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर के 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा, तो ये फ्रेंड्स 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 4300 से 600। देखिए न्यूनतम 4300 और मैक्सिमम 6000 मीटर गया हुआ है, 600 नहीं 6000। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है यह आपका शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है यह आपका सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक राइट आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक में हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सेनोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार जो है यह एक अग्रगंभीर है, यह एक अग्रगंभीर है। याद रखिएगा पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए यह एक अग्रगंभीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स भुवन पहाड़ियाँ जो है यह आपका मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और यहाँ पर देख रहे हैं जयंतिया, यह आपके मेघालय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट जो है यह आपका टाइटेनियम का खनिज है, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है यह सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। सह्याद्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण जो है यह किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स यह बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर के निचले हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत में किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सीप किला, बारालाचा और रोहतांग ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे आप। चले निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिम घाट से जो मिलता है यह किस पहाड़ी पर मिलता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए पूर्वी घाट जो है पश्चिम घाट से मिलता है यह आपका नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ डोडा बेटा, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो फ्रेंड्स यह विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है, और यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए गोदावरी एवं कृष्णा, गोदावरी एवं कृष्णा
दोनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं नर्मदा और गंगावली, ये दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो भीमा जो है यह कृष्णा की उपनदी है। कृष्णा की अन्य सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए, तो यहाँ पर कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से आपको पढ़ना है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या है और यहाँ से उत्तर आपको चुन करके नीचे कूट में से बताना है। चलिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय से जल प्राप्त नहीं करती हैं, ये आपको वर्षा से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जल प्राप्त करती हैं। और ये नदियाँ युवा बलित पर्वतों से होकर के बहती और अभी भी युवा अवस्था में है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये नदियाँ प्राचीन बलित पर्वतों और पठारों से होकर के बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, तो ये इसीलिए गलत दिया गया है। और इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है, इसीलिए 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो, उसके बाद देखिए, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए यह सर्वोत्तम मिट्टी होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब की जगह इसका विस्तार है, तो रेगुर होगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान होगा, राजस्थान में है। ठीक है ना। और खेतड़ी आपको याद भी होगा, खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है राजस्थान का। चलिए, उसके बाद देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग यहाँ आपके सम्मिलित है मध्य गंगा मैदान के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य गंगा मैदान के। चलिए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर जो है यह आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है और बिहार की सबसे ऊंचा चोटी है यह। और यह जो है यह भाग किसका है? तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? यह भाग है शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी का राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है ये इसमें से इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है ना, कार्डमम की पहाड़ी या इसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। तो देखिए, राजस्थान कहाँ पर दिया गया? अच्छा, बढ़ते क्रम में आपको बताना है ना, 3 बड़े राज्य नहीं, क्रम से आपको बताना है, सबसे बड़ा फिर छोटा। तो राजस्थान एक हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो द्रविडियन प्रजाति जो है यह मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में है। देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, दक्षिण भारत में। ठीक है ना। और इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आपके दक्षिण भारत में संकेंद्रित हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है? देखिए, भील जनजाति अगर बात करते हैं तो भारत की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान, इन सभी प्रांतों में पाई जाती है। इसमें से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र दे रखा है। ठीक है ना, आगे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुजरात, भील, ठीक है ना, सही दिया गया। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो मैंने बताया था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र, भील। ठीक है ना। तो उसके बाद गद्दी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल, टोडा केरल नहीं होगा, टोडा जो होगा ये भी तमिलनाडु में ही पाई जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम होती है? कितना सेंटीमीटर से कम होती है? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है।
तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल हरिके बैरेज है। हरिके बैरेज राइट आंसर हो जाएगा, हरिके बैरेज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, और यह नहर जो है राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर जिलों से होकर के बहती है। चलिए, भाखड़ा नंगल कहाँ पर है? सतलज पर है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर केरल, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है, इसीलिए पूर्वी घाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? अच्छा, इंद्रावती एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, आपको मैंने पहले भी कई बार अपने सेशन में बताया हुआ है। तो देखिए, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स ये आपकी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है ना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, आपको भी याद होगा। चलिए, इंद्रावती, सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडलीय विशेषताएं जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम दे रखा है। उसके बाद बात करें तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको कि ITCZ कहा जाता है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं तिब्बती उच्च, ये भी होगा, और ला नीना भी होगा। तो तीनों होगा, मतलब चारों होगा, ABCDE, तो इसीलिए ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन E। देखिएगा, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मणिपुर में। तो मणिपुर में जो है इनको मैतई कहा जाता है, मैतई कहा जाता है। कुकी यहाँ पर देख रहे हैं, कुकी, कुकी जो है ये मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली जनजातियां हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका गैर अनुसूचित लोग या आपका मैतई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं? कहाँ मिलकर के बनाती है अलकनंदा और भागीरथी? तो फ्रेंड्स यहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा, देवप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है, आपको भी याद होगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और यह नदी तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी नदी गिरेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में इसमें से बात करते हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये सब होकर के गिरती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो A और B दोनों होगा, लूनी नहीं गिरती है। ठीक है ना, ये आपका अरब सागर में, तो ऑप्शन D हो जाएगा, A और B दोनों। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सी उपनदी है? तो इसमें से आप देखेंगे तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोयल नदी होगा। उत्तरी कोयल नदी झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक आपका उत्तरी कोयल हो गया, और उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप संघ नदी है, संघ नदी ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिएगा बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है ना, और जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकल कर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है, और दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बराकर, और यहाँ पर देखिएगा आप आपका कोयल, या आपकी घाटी जो है गंगा नदी घाटी की उपनदी है, इसलिए ऑप्शन E हो जाएगा 1 से अधिक। देखिए, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा का संगम जो होता है ये पटना में होता है, आपको भी पता है। देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन से स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी यह गंगा के सहारे किनारे स्थित नहीं है। यह गंगा की प्रधान सहायक नदी है भागीरथी, इसी के किनारे हैं। भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर, पटना, ये सब जो है आपके गंगा के किनारे हैं।
देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो ये आपको भी पता होगा कि महानदी भी है, दामोदर भी है और सोन नदी घाटी भी है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सब आपको भी पता होगा। देखिए भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नहीं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गलत हो गया। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। यह भी जो है चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है, तो ये सही दिया गया है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो ये भी आपका जो है राइट आंसर नहीं होगा। पहले था, देखिए पहले क्या था ना, महाराष्ट्र भारत में चीनी का उत्पादक राज्य हो गया था, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर हो गया था, लेकिन शायद फिर से उत्तर प्रदेश अब आगे निकल गया है। तो एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उस समय के हिसाब से इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि चीनी का दूसरा, चूँकि महाराष्ट्र आगे हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने कहीं पढ़ा है शायद उत्तर प्रदेश फिर से आगे हो गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम में जाना जाता है? देखिए ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है केरल और कर्नाटक के तटीय भाग में, इसको कहा जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको मैंगो सावर्स कहा जाता है। ठीक है ना, इसको मैंगो सावर्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आम्र वर्षा इसको कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो है मुख्य रूप से यह आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो होता है ये गर्म होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह आपकी किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, और यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। देखिए उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश भी दे रखा है। तो एक से अधिक इसका आंसर बीपीएससी ने दिया हुआ है। वैसे बहुत जगह छत्तीसगढ़ पे आंसर आपको देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है भरमौर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये पहलगाम जो है ना यह बसा हुआ है किस नदी के किनारे? तो यह लिद्दर नदी के किनारे, और लिद्दर जो है यह झेलम की सहायक नदी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे आप थारपारकर है, राठी है और मेवाती है। यहाँ पर हल्लीकर नहीं होगा, हल्लीकर जो है ये कर्नाटक की है, हल्लीकर कर्नाटक की है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन? फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कौन सा राज्य तांबे का सबसे ज़्यादा भंडारण करता है, तो राजस्थान होगा। लेकिन यहाँ पर तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है तो मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में है, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि कारण इसका क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए जो है मेनली लेटराइट मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। देखिए फ्रेंड्स दोमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो फ्रेंड्स इसमें मिट्टी का जो है आपका बालू, चिकना और पांसु सभी कण मिलते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर एक से अधिक यहाँ पर आपका हो जाएगा। बालू के कण, किले भी मिलता है, ठीक है, और गाद भी मिलता है इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी जो है यह किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है।
चलें, उसके बाद देखिए निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो आपको पता है कि यह कौन सी नहर है, त्रिवेणी नहर है। और त्रिवेणी नहर जो है आपको पता भी है कहाँ पर होती है, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है पश्चिम चंपारण जिले में त्रिवेणी नामक स्थान पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का अगर रास्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है आपका इंद्रधनुषीय क्रांति हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है। ठीक है ना, और इसमें और भी क्रांति को शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं सुनहरी, भूरी, श्वेत, पीली, नीली, लाल, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, आपको भी याद होगा। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए पीली क्रांति की बात करते हैं। पीली क्रांति तो यह आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अधिकतम ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। चलिए भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा जो होता है ये आपका कहाँ पर, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। चलो उसके बाद देखिए भारत के किन राज्यों में से भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है तो वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सैफरॉन का उत्पादन करता है, तो यह जम्मू कश्मीर है। चलिए भारत में नकदी फसल कौन सी नहीं है, नहीं पूछा गया है नकदी फसल, तो यहाँ पर देखेंगे ज्वार जो है यह नकदी फसल नहीं है। ठीक है ना, ज्वार नकदी फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पर देखिए मूंगफली, गन्ना और जूट ये नकदी फसल है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित लौ एस्को में से वेलाडिला में किसका खनन होता है। वेलाडिला की खान जो है लौ एस के लिए है। और आपको याद भी होगा अगर हम बात करते हैं तो यह आपका हेमेटाइट जो टाइप होता है लोहे का, इसी का खनन होता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है वेलाडिला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है। तो झारखंड में कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये आपके झरिया कोयला क्षेत्र, आपको याद है झारखंड के धनबाद जिला में है। चलिए भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है। भूमिगत कोयला का दहन जो होता है यह आपका किस राज्य में होता है, तो फ्रेंड्स झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झरिया कोल्डफील्ड क्षेत्र में होता है भूमिगत कोयले का दहन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है, तो ये आपका दिग्बोई में है। ठीक है ना, दिग्बोई आपको याद होगा, दिग्बोई असम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नवागांव गुजरात में है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, लंकेश्वर अंकलेश्वर गुजरात में है। इस तरह से ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और ये आपका दिग्बोई असम आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी में है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर तांबा उद्योग स्थापित है। तांबा उद्योग जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थापित है, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो खेतड़ी में, राजस्थान में, आपको भी याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, अच्छा एक मिनट यहाँ पर आपको और बता दूं। देखिए ये टीटागढ़ पूछा जाता है। टीटागढ़ जो है ये कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है ना, टीटागढ़ कागज़ उद्योग के लिए फेमस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या, तो फ्रेंड्स यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था इसको। चलिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। देखिए अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये अनाईमुद्दी में। अनाईमुद्दी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर अनाईमलाई पहाड़ी जो है, इलायची की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी यहीं पर मिलती है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है,
एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बना सकता है, जिसके कारण ज़्यादा वर्षा होती है और ये प्रशांत महासागर, याद रखिएगा एल नीनो। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अतिवर्षा। चलिए, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर है तो फ्रेंड्स नामचा बरवा है, ठीक है ना। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है और यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुंदरवन क्षेत्र में है तो सुंदरवन आपको पता है यह एक मैनग्रोव वन है, मैनग्रोव, सघन मैनग्रोव राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, यह सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कैगा जो है, कैगा कहाँ पर है। तो कैगा जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है जो कि कर्नाटक में है, मैंगलोर में। कैगा कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति 1966-67 में भारत में जो कृषि की उच्च उपज वाली किस्म HYV यानी कि हाइब्रिड वैरायटी जो थी उसमें बीज से हुई थी। और अगर हम बात करते हैं जन्मदाता इसके तो MS स्वामीनाथन है भारत में और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन बी गेहूं हुई थी। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से उपलब्ध है, तो इसमें से अगर मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो इसमें लॉ एस्क जो है, 1 मिनट रुकिए, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर सस्ता श्रम है इसीलिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल जो है यह पार करती है किसको, तो फ्रेंड्स यह पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए, उसके बाद 9.02 किलोमीटर लंबा है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर, याद रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला जो है भारत का कौन सा है, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला आपका कच्छ है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो असम जो है यह आपका कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों पूछा है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी कि टोटल 7 राज्य से यह घिरा हुआ है। यूनियन टेरिटरी तो इसके पास है ही नहीं। चलो, उसके बाद देखिएगा कि गद्दी लोग निवासी हैं। तो गद्दी जो हैं ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। चलिए, बोडो निवासी हैं तो बोडो असम के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ी के दिया गया है। गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से आपका कहाँ से पाई जाती हैं, तो देखिए ये आपका मेघालय, असम और मिजोरम तीनों जगह पाई जाती है। तो असम, मेघालय, मिजोरम भी दे रखा है। तो अब तो ऑप्शन ई भी है आपके पास, तो ऊपर में से एक से अधिक लगाइएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे वाह नदी गंगा है। चलिए, उसके बाद देखिए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो बसा हुआ है कानपुर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है यानी कि सहायक नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट थ्रू से होकर के बहती है, तो फ्रेंड्स यह नदी कौन सी है बताइए। तो यह नर्मदा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर यानी कि वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कावेरी जो गुजरती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी आपको पता है ना, यह छोटा नागपुर पठार से होकर के निकलती है, ठीक है। तो आपका छोटा नागपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है, तो भूबंधित नदी जो है यह आपको पता है ना, लूनी नदी को कहा जाता है। चलो, उसके बाद देखिए निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है,
तो यह आपका कोसी नदी है, मार्ग बदलने के लिए यह काफ़ी जो है बदनाम नदी है और इसको बिहार की शोक कहा जाता है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि यह छोटा नागपुर जो है पठार से होकर के निकलती हैं। चलिए, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, दक्कन ट्रैप पठार का गठन जो हुआ था ये किस काल में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह आपका क्रिटेशियस जो है इस काल में हुआ था। चलिए, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, निम्न कथन पर विचार करिए और सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जो है सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, गलत दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर देखिए शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये आपका सही दिया गया। तो 1 और 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं। देखिए, इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। उसके बाद देखिए, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है और खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो देखिए, यह राज्य जो है आपका गुजरात होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह आपका बिहार का मैदान है। ठीक है ना, बिहार के भूगर्भीय इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम और दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल जो है यह सबसे प्राचीन है। ठीक है ना, नवीनतम बिहार का मैदान और प्राचीन धारवाड़ शैल। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसको बांगर कहा जाता है और इसमें मुख्यतः पूर्णिया, पटना जिलों में इसका है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया और पटना दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में विंटर यानी कि जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े के मौसम में बारिश जो होती है मैंने बताया था आपको कहाँ पर, तो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में होती है जाड़े के मौसम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जाड़े के मौसम में। ठीक है ना। चलिए, उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती हुई है। तो फ्रेंड्स, ये आपके कहाँ पर पाई जाती हैं बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर में। ठीक है, फिर देखिएगा करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बता दिया, केसर के लिए। उसके बाद देखिएगा रेगुर किसका नाम है? तो मैंने बताया था रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण करके। ठीक है ना, ये सब गलत दिया गया है, वनारोपण करके रोका जा सकता है। देखिए, गंगा के मैदान को एक खाली स्थान दे रखा है रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। जियोसिंक्लाइन का भी लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है। चलिए, उसके बाद देखिएगा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही आंसर आपको चुन करके बताना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुई थी, बिल्कुल ये सही दिया गया है। ठीक है ना। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो ये उस समय की बात हो रही है, तो इसको छोड़ दीजिए। आपको इतना ही याद रखिए कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और देखिए बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है ना। तो 1 और 3 अभी के हिसाब से राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। ठीक है ना। चलिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो है यह निकलती है गंडक से। गंडक राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नहर से पानी आता है? तो फ्रेंड्स ये गंडक नदी से आता है। चलिए, उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल जो है यह सतलज पर है और यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बता दिया, सतलज नदी पर है। देखिए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जो है फ्रेंड्स यह कावेरी नदी पर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना जो है किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो फ्रेंड्स कृष्णा और गोदावरी के, ठीक है ना। और पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिएगा, इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हीराकुंड बांध जो है यह तैयार किया गया है महानदी पर, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं आपके बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें वुलर झील और लोकटक झील मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का झील और सांबर झील खारे पानी की झील है। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा। देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित जो है कौन सा इसमें से नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका गेहूं जो है नकदी फसल नहीं, ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से, तो चावल के कटोरे के जो नाम से जाना जाता है ये आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर का उत्पादन जो होता है उसमें अग्रणी राज्य जो पूछा गया है वह आपका केरला हो जाएगा, ठीक है ना। केरला यहाँ पर रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए केरला राइट आंसर हो जाएगा रबर के उत्पादन में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागानी नहीं है? चाय बागानी नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका गिरनार पर नहीं है, गिरनार गुजरात में है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, यहाँ पर चाय होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में जो नहीं है यहाँ पर देखिए पुलिनेज नहीं है, पुलिनेज जो है ये नहीं है, पुलिनेज जो है ये नहीं है, ठीक है ना। पुलिनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। अखबारी कागज़ उद्योग के लिए निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है उद्योग अखबारी कागज़ के लिए? तो अखबारी कागज़ के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो यह नेपानगर में है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी जो है यह कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स यह केरला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो फ्रेंड्स ये रानीगंज में खोदी गई थी। यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? कोरबा जो है यह अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो फ्रेंड्स यह शिव समुद्रम में हुआ था, ठीक है ना, 1902 में कर्नाटक में। तो यहाँ पर शिव समुद्रम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है हरियाणा में है। पहले यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला पनबिजली ये कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो देखिए पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट जो है आपका सिंद्रपोंग में या सिंद्रबाग में हुआ था। और दूसरा पनबिजली जो है इसकी स्थापना मैसूर में आपका शिव समुद्रम में हुआ था। और इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदान में विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। तो पावर स्टेशन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर शिव समुद्रम हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा, वैसे आपका अगर दार्जिलिंग देता तो आप दार्जिलिंग पर लगा लेते। चलिए सुल्तानपुर मैंने बता दिया कहाँ पर, हरियाणा में है, गुड़गांव में। चलिए अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध संस्थान का नाम पूछा गया है। तो देखिए अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध संस्थान है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह भारतीय है, ठीक है ना। पहले की बात करते हैं
तो पहला कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री पहला है, दूसरा कौन सा है, मैत्री है, और तीसरा जो है ये भारती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी का मैंने आपको कवर करा दिया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए सेशन को और इसको लाइक कर दीजिए।